नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम कर रहे हैं तैयारी एनटीए नेट जेआरएफ की और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है पेपर टू का सेकंड यूनिट है। इसके पहले फर्स्ट यूनिट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 7 के हो चुके हैं और 9th के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और अब मैं लेकर आई हूँ आज यूनिट 2 का, जो कि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है। इसी नाम से आपका ये यूनिट 2 है और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारी क्लासेस समाहित हैं और मुझे लगता है लगभग 50 वीडियो आपके इस क्लास के हो जाएंगी। लेकिन हाँ, आपसे इसकी सफलता भी निश्चित हो जाएगी। यदि आपने पूरी क्लासेस देख ली तो आपकी सफलता श्योर है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि लेखपाल, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, पीसीएस, पीएससी, एनटीए नेट जेआरएफ, सीटेट आदि संबंधित जितने भी क्लासेस हैं वो सभी चलाए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। मित्रों, साइंस के बहुत ही अच्छे वीडियो, हिस्ट्री के बहुत अच्छे वीडियो और एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। यदि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में वीडियो को बनाने में मेहनत की जा रही है। तो आप इसका लाभ अवश्य लें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही मुफ्त में है। चलिए आज हम पढ़ते हैं यूनिट सेकंड, यानी पेपर 2 हिंदी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो यूनिट सेकंड है। मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था कि पेपर 2 में भी 10 यूनिट हैं और पेपर फर्स्ट में भी 10 यूनिट हैं। तो हर यूनिट की आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। यूनिट 2 हम लोग पढ़ेंगे आज और यूनिट 2 का जो टाइटल है वो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला वीडियो आपका यूनिट 2 का। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा। किस प्रकार का दृष्टिकोण है हमारा? देखिए यहाँ पर आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी है, जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा है। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां समान रहती हैं, अतः विभिन्न युगों में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। इसी आधार पर विको महोदय ने, ध्यान दीजिएगा, एक आपके जो साहित्यकार हैं उनका नाम इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी का भी कथन भी पूछा जा सकता है, किसने किस आधार पर विभाजित किया ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी आधार पर विको महोदय ने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाएं तय की। कौन कौन सी? देव युग, वीर युग और मानव युग। ये 3 अवस्थाएं इन्होंने तय की थी। और उसके बाद देखेंगे हम जर्मन दार्शनिक कांट, यानी जिनका जो जीवन काल है 1724 से 1804 तक रहा है। इन्होंने इतिहास की नई व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया है कि प्रत्यक्ष जगत, ये देखिए आप इनके कोटेशन याद कर लीजिए, प्रत्यक्ष जगत की वस्तुओं का विकास उसके प्राकृतिक इतिहास के समकक्ष रहता है। बाह्य प्रगति उन आंतरिक शक्तियों की कलेवर मात्र होती है या एक निश्चित नियमानुसार मानव जगत में कार्यशील रहती है। यूनानी विद्वान हेरोडोटस, आप जानते हैं इतिहास का जनक कहा जाता है, जिनका जीवन काल रहा है 456 से लेकर के 545 ईसा पूर्व तक। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए हैं। वैज्ञानिक, यानी इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अर्थात इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। नंबर 2 है, यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति से संबंधित है। नंबर 3 है, यह तर्क संगत विद्या है, क्योंकि इसके तथ्य और निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? प्रमाण पर आधारित होते हैं। अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। इन्होंने 4 भागों में बांटा था इतिहास के लक्षण को। यहाँ पर एक भाग जो है वो मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता दूंगी इसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम जो हीगल महोदय हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। हीगल ने 1770 से, यानी जिनका जीवन काल 1770 से लेकर के 1831 तक रहा, इतिहास के दर्शन पर गंभीरता से विचार करते हुए कांट की ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसके अंदर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहास केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, बल्कि उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। समस्त विश्व में कारण कार्य की श्रृंखला का जाल बिछा हुआ है, जो इस श्रृंखला की व्याख्या करता हुआ विश्व सभ्यता की प्रगति का वृत्तांत प्रस्तुत करता है। हम आगे देखेंगे। टेन महोदय ने इतिहास, यानी साहित्य के इतिहास की व्याख्या के 3 आधारभूत लक्षण बताए। कौन कौन से लक्षण हैं? जाति, वातावरण और क्षण।
टेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को समझना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे साहित्य के विकास के जो प्रमुख बिंदु हैं, यानी कौन कौन से बिंदु हैं जो साहित्य के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो साहित्य के विकास के लिए हमें निम्नलिखित 5 बिंदुओं को, कितने बिंदुओं को, 5 बिंदुओं को स्वीकार करना आवश्यक होगा। पहला है प्राकृतिक सृजन शक्ति। साहित्य के विकास में सर्वाधिक योगदान प्राकृतिक सृजन शक्ति का रहता है, जो व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। प्राचीन व अर्वाचीन साहित्य शास्त्रियों ने इस विशेष शक्ति को प्रतिभा, सृजन क्षमता, कल्पना शक्ति, सहानुभूति आदि नामों से पुकारा है। भी आप काव्य अक्षर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रतिभा, सृजन क्षमता वगैरह मिलेगा इसमें। फिर अब देखिए प्राकृतिक सृजन शक्ति जो है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत है डिटेल। वस्तुतः साहित्य का सृजन एक विशिष्ट शक्ति के द्वारा होता है, जो विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न मात्रा में नैसर्गिक रूप में प्राप्त होती है। साहित्यकार की सृजन क्षमता विचारों, भावों, अनुभूतियों, संस्कारों आदि का सहयोग प्राप्त करती है तथा विचार, भाव, अनुभूति आदि की क्षमता भी उसे प्रकृति से ही प्राप्त होती है। इन्हीं क्षमताओं को समन्वित रूप से मानसिक शक्ति नाम दे देते हैं। अब देखते हैं परंपरा के अंतर्गत क्या शामिल है। साहित्य के विकास की प्रक्रिया का दूसरा मूल तत्व है परंपरा। कोई भी साहित्यकार अपनी अपार सृजन क्षमता के होते हुए भी परंपरा से कुछ न कुछ ग्रहण किए बिना साहित्य के विकास में योगदान नहीं दे सकता। साहित्यकार किसी भी युग अथवा देश की परंपरा को अपना सकता है। अब आप देखेंगे कि वातावरण विकास प्रक्रिया की तीसरा जो चरण है विकास प्रक्रिया का, वह वातावरण है। साहित्य की दृष्टि से वातावरण के 4 पक्ष निर्धारित किए जा सकते हैं। युग विशेष की सामान्य परिस्थितियां, ये देखिए आप, युग विशेष की सामान्य परिस्थितियां, साहित्यकार की विशेष परिस्थितियां, साहित्यकार के आश्रयदाताओं या पाठकों की रुचि और प्रवृत्ति। आपने देखा होगा रीतिकालीन जितने भी रचनाएं हैं वह आश्रयदाताओं की प्रशंसा पर आधारित हैं। आदिकाल की रचनाएं अपने आश्रयदाताओं की वीरता के वर्णन में लिखी गई हैं। इस प्रकार की है तीसरी विशेषता इसकी। और चौथा हम देखेंगे कि विशिष्ट रचना से संबंधित विशेष प्रेरणा स्रोत से, ठीक है, ये इसके 4 चरण रहे। इन सब का सम्मिलित प्रभाव ही साहित्यकार की सृजन शक्ति के उद्दीपन, पोषण एवं संरक्षण का कार्य करता है। वातावरण की उपेक्षा करने वाला साहित्यकार अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने में असफल रहता है। समझ रहे होंगे, वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है साहित्य के लेखन पे, या आपकी रोज़मर्रा के जीवन में भी आप देखते हैं कि बिना वातावरण से प्रभावित रहे हुए आप अपने जीवन को समृद्धशाली नहीं बना सकते हैं। तो द्वंद्व देखेंगे हम। द्वंद्व विकास की प्रक्रिया में योगदान देने वाला चौथा तत्व है। द्वंद्व 2 वस्तुओं के पारस्परिक आकर्षण व प्रतिकर्षण के कारण होता है। विकास के क्षेत्र में सृजन शक्ति द्वंद्व से ही प्रेरित होकर सक्रिय होती है। साहित्यकार की भी सृजन शक्ति किसी न किसी प्रकार के द्वंद्व से प्रेरित होकर परंपरा व वातावरण के सहयोग से कार्य करती है। ठीक है मित्रों, और 5वां हम देखिए यहाँ क्या है, संतुलन। साहित्य के विकास प्रक्रिया का 5वां तत्व संतुलन या सामंजस्य है। यह संतुलन द्वंद्व की ही पर चरम परिणति का सूचक है। लक्ष्य की पूर्ति होने पर द्वंद्व स्वतः समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को संतुलन का नाम दिया गया है। इस प्रकार साहित्य के किसी भी कृति, प्रवृत्ति, धारा, परंपरा के विकास को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त 5 तत्वों का होना आवश्यक है। मित्रों, यह रहा आज का क्लास। मैंने आपको बता दें एक टॉपिक का एक वीडियो आएगा जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरियत भी फील ना हो और अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाए। तो अब हम बहुत ही जल्दी से मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ में। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। और हाँ, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF दे दी जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, और इसके पहले की जितनी क्लासेस है वो सारे प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, मेरा यह दावा है आपके साथ। यदि आप पूरी क्लासेस देखते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और जितने कंटेंट मैं उपलब्ध करवा वो सारे पढ़ते हैं, तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। ठीक है मित्रों, इसी आशा और विश्वास के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।